प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है। ताकि आपको पता है, ये हमारे इतिहास का कि चैप्टर 4 जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद का अगला वीडियो है, जिसके जो इस चैप्टर का क्या को पार्ट 2 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो को नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग अभी पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हुआ तो उस वक्त भारत के भारत को चलाने वाले भारत सचिव अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? लॉर्ड बिरकन हेड। क्या नाम था उनका? बर्किन हेड। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उनका नाम था लॉर्ड बर्किन हेड। ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान बनाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग आजादी चाहते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आजादी चाहिए तो इसलिए आप पहले हमें एक संविधान तो बना के दिखाइए। आप ऐसा संविधान बनाइए जो आपके देश के सभी दल और सभी गुट पसंद कर ले। भारतीयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारतीयों द्वारा की जाने वाली चीजें सभी दलों को या फिर सभी लोगों को एक्सेप्ट ही पसंद ही नहीं आती थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा संविधान तो बनाइए जो जो सभी के सभी दल के लोगों को पसंद हो। चलिए शुरू कर। तो इस चुनौती के जवाब में कांग्रेस ने फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय यानी कि हर एक पार्टी के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में 8 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। 8 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अगस्त 1928 में, कब? अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट को दर्जा देने की मांग की गई थी और इस रिपोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए थे। तो चलिए अगला शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रिपोर्ट के मुख्य सुझाव क्या थे? पहला था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज मिले, यानी कि अंग्रेज भारत में उपनिवेश बना के तो रहेंगे, साथ ही साथ हम लोगों को अपना राज्य करने का भी मौका मिले। इसी को डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है। डोमिनियन स्टेटस मतलब ही होता है कि जिसके अंतर्गत एक गुलाम देश दूसरे देश के अंतर्गत से अपना हिस्सा मांगता है, तो इसी को क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई। कहा गया कि केंद्र के लिए और प्रांत के लिए विधान परिषद बनाएंगे और इसका चुनाव एक ही निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होगा। भारत को कैसा राज्य बनाना है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, यानी कि राज्य का धर्म के साथ कोई संबंध ना हो, ऐसा राज्य बनाना है। प्रिवी काउंसिल, जो प्रिंस की पुरानी सभा थी, उसको समाप्त करके और पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया जाए, ऐसी व्यवस्था की मांग की गई थी। तो ऐसी व्यवस्था की मांग की गई थी। असल मायने में नेहरू रिपोर्ट के प्रतिपादक कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट के प्रतिपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यह कब आई थी? तो यह अगस्त 1928 में आई थी। इसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो डोमिनियन स्टेटस था। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक है पूर्ण स्वराज की मांग। सन 1929 में, 1928 में जब नेहरू कमेटी बनी तो सन 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक बैठक हुई जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी अध्यक्षता में इस अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। इस मीटिंग में इस अधिवेशन के अंतर्गत ये बात रखी गई कि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। कांग्रेस को पूर्ण स्वराज चाहिए, अब कोई दर्जा वर्जा नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए और यही इनका मुख्य उद्देश्य हो गया। इसी प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को जितना जल्दी हो सके सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अब अपना अगला आंदोलन शुरुआत करने की बात की गई थी। पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और इस आंदोलन के बाद हमारे सामने अगला आंदोलन आने वाला था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 दिसंबर 1929 को, कितने तारीख को? आधी रात को ही जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और फहराकर
बड़े ही उत्तेजनामय वातावरण का जन्म दिया। इस अधिवेशन के अंतर्गत हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात की गई थी। और इसी दिन के अंदर इसी के अंदर बात ये भी की गई थी कि ब्रिटिश सत्ता के सामने झुकना ईश्वर के लिए और मनुष्य के लिए दोनों के लिए अपराध है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब शुरू हुई थी? तो असल में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराकर हुई थी। और इसी दिन के बाद क्या घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1929 को भारत का क्या घोषित किया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ में पूर्ण स्वराज के डिक्लेयर हो जाने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ में गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में, कब? तो 1930 में दूसरा आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा आंदोलन, पहला आंदोलन कौन था? तो पहला आंदोलन था असहयोग और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 11 फरवरी 1930 को। कितनी तारीख को? 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया। पहले सारे के सारे डिसीजन कौन लेती थी? तो पहले सारे के सारे डिसीजन कांग्रेस लेती थी। किसी एक नेता के कहने पर कोई बात नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए इस बात का इंतजार किया जाता था कि कब पार्टी की तरफ से अप्रूवल मिलेगा कि हम लोग आंदोलन कर सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा, जिसको दांडी यात्रा के नाम से कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको दांडी मार्च कहते हैं, इनकी शुरुआत साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ की थी। और इस यात्रा का पर्पस था दांडी तक जाना और समुद्र तक पैदल यात्रा करना। 24 दिन के अंदर अंदर 250 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, यानी हर दिन 10 किलोमीटर चलना था। और 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को उन्होंने वहां पहुंचकर क्या तोड़ा? समुद्र पर कानून जो लगा हुआ था कि कोई भी भारतीय आदमी नमक या कोई भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता बिना टैक्स दिए। अगर आप भारतीय हैं तो आप अगर कोई भी चीज उत्पादन करते हैं, भारतीय हो और अगर आप कोई भी चीज का उत्पादन करते हो तो आपको पहले टैक्स देना होगा, फिर उसके बाद ही आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर समुद्र से के पानी से नमक बनाकर टैक्स भी पे नहीं किया। और टैक्स नहीं पे करने के कारण ही ये आंदोलन की शुरुआत हो गई और लोगों को लगने लगा कि हम नमक का कानून टूट गया। और इस तरीके से समझने आगे आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ? नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने नमक तोड़ा और इसके साथ सत्याग्रह शुरू हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान, कौन ये थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत ही सक्रिय साबित हुए थे। और इन्होंने ही वहां पर कुछ इलाकों में स्वतंत्रता और नमक कानून लाने की कोशिश की थी और उसे तोड़कर उसे हटाने की कोशिश की थी। अब समझौते का प्रयास, चलिए समझते हैं। तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले ही अंग्रेज सरकार को समझौते का प्रयास किया था। इसीलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को भारत के वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर उन्होंने 11 मांगे रखी थी। कितनी डिमांड थी? तो 11 डिमांड रखी थी। इस मांगों में कुछ मांग और नॉर्मल भी थी, कुछ मांग किसान और उद्योगपतियों के लिए थी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इरविन, उसका नाम क्या था? लॉर्ड इरविन के अंतर्गत ये बात की गई थी। लॉर्ड इरविन ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और उस ध्यान नहीं देने के बाद क्या हुई? ये घटना आगे बढ़नी शुरू हो गई। अब आंदोलन शुरू होने के बाद क्या हुआ? तो आंदोलन जब शुरू हो गया तो लोगों की उसमें भागीदारी बहुत बढ़ गई। जितने भी संपन्न किसान थे, उन्होंने, जो धनी थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में खूब समर्थन किया और भाग लिया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के जाट, गुजरात के पाटीदार भी इस आंदोलन में सक्रिय हो गए। ये लोग अपनी फसलों से अपना खेती करके अपना पेट भरते थे।
ये लोग व्यावसायिक फलों की खेती करके अपना जीवन पोषण करते थे। उनके उनके व्यापार में मंदी और कीमत गिरने के कारण ये लोग भी बहुत ही परेशान रहा करते थे। इन लोगों के भी परेशान रहने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने सरकारी लगान चुकाने में बहुत दिक्कत होने लगी, लेकिन सरकार को किसी भी हालत में लगान कम करने की तैयार नहीं थी। इसीलिए किसान स्वराज की लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? किसानों के लिए स्वराज का मतलब क्या था? किसानों के लिए स्वराज का मतलब था लगान नहीं देना। उन्हें इस बात से घोर निराशा हुई जब लगान नहीं घटा और असहयोग आंदोलन कैंसिल भी हो गया था। किसानों की परेशानी सिर्फ लगान ही नहीं थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी। वो जमींदारों से पट्टे पर खेती करते थे। इस समस्या में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी और उन्हें अपने जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो जाता था। लोग आंदोलन में भाग तो ले रहे थे, लेकिन लोगों का स्वराज का, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग होता था। स्वराज एक ऐसी चीज, स्वराज देश की आजादी ना होकर लोगों के स्वार्थ की बात हो गई थी। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से स्वराज को डिफाइन कर रहे थे। जब आंदोलन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो 31 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी और उनके सारे कार्यकर्ता को जेल से बिना शर्त के रिहा कर दिया गया और अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी एक बैठक हुई। 5 मार्च 1931 को उन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता था। गांधी इरविन समझौता क्या है? तो इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ समझौता था। इस समझौते के अंतर्गत इरविन ने सरकार की ओर से जो जो बातें थी वो मानी थी। देखिए, ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिन पर कोई भी हिंसा नहीं है। भारतीय समुद्र के किनारे बिना नमक कर दिए नमक बना सकते हैं, यानी कि कोई भी अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना होगा। जितने लोग रिजाइन करके गए हैं उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाएगा। ये बात किसके आधार से हुई थी? गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने ये बातें लॉर्ड इरविन से मनवाई थी। और इसी बातों के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हो, अब इस टॉपिक के वजह से ही बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसी वजह से गांधी जी के जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे वो तो निकल के छूट गए थे, लेकिन बाकी के जो बचे हुए नेता थे वो निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस के नेता निकल गए थे। लेकिन जो बाकी के बचे हुए आंदोलन के आदि नेता जो थे, जो उग्र तरीके से आंदोलन करते थे, वो बेचारे फंसे रह गए और उन्हीं के फंसे रहने की वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हो गया, तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा जो हमारा आंदोलन था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन को बंद कर दिया गया। वह आंदोलन बंद होने के बाद ही इस समझौते को मान्यता दी गई, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बंद हो गया। उसके बाद इरविन ने गांधी जी को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी गए थे। दलितों के लिए यहाँ पर अलग निर्वाचन करने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर गए थे। इस बात पर काफी झगड़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जब अम्बेडकर की बात मान ली, क्योंकि वो चाहते थे, ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही बढ़िया मकसद था। ब्रिटिश सरकारों की नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो। तो इसीलिए इन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया। किसके बीच में? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में फूट डालनी शुरू कर दी। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए तो समाज का एकीकरण, समाज का वो एक जैसा नहीं बन पाएगा। और इसी बात से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? आमरण अनशन। जब तक वो मरेगी तब तक अनशन कर दिया। अंत में अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। अभी दिल्ली पैक्ट हुआ था। दिल्ली पैक्ट में कौन कौन थे? गांधी जी और इरविन। पूना पैक्ट जो हुआ, ये पूना पैक्ट, इसके अंदर कौन थे? गांधी जी और आम्बेडकर। अब मुस्लिम लीग ने भी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग करनी शुरू कर दी। अलग अलग प्रतिनिधि पहुंचने लगे। सांप्रदायिक समस्या का समाधान पर कोई निर्णय नहीं हो सका तो गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। जब उन्होंने देखा कि कुछ बातें संभाल में नहीं आ रही तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की और इसीलिए खूब ज्यादा झगड़ा होना शुरू हो गया।
लेकिन सरकार ने इस मांग को नहीं माना और इनकार कर दिया। 1 दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना नतीजा के खत्म हो गया और गांधी जी बेचारे गए और वापस भी आ गए। यहाँ पर लॉर्ड इरविन की बहुत ही मस्त चाल थी, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कैंसिल करवा दिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कराया और उसको भी बिना नतीजा कैंसिल करवा दिया। गांधी जी का एक आंदोलन भी उनके हाथ से निकल गया और खाली हाथ बेचारे भारत लौट कर आ गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में आपको बाकी सभी नेता दिखाई दे देंगे। तो ये गोलमेज सम्मेलन का ही एक चित्र है। अब चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व और उसके परिणाम। महात्मा गांधी ने एक दूसरा जो जन आंदोलन चलाया था वो कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बढ़िया था। इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक विस्तार हुआ। इसमें महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ किसान, गरीब किसान, मजदूर और शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों ने भाग लिया था। इस आंदोलन ने समाज के अलग अलग वर्गों में, अभी आपने देखा ना यहाँ पर अलग अलग वर्ग, समाज के अलग अलग वर्गों में राजनीति की बात डाल दी। समाज में अंग्रेजों के विरोध की भावना बढ़नी शुरू हो गई थी। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। महिलाओं ने पहली बार सामाजिक जीवन में प्रवेश किया था और बहिष्कार वगैरह के आंदोलन में पार्टिसिपेट। आप देख सकते हो यहाँ पर खाली ये लाइनें, ये पूरी पूरी पंक्ति महिलाओं की है और ये पूरी पूरी पंक्ति पुरुषों की है। तो आप देख सकते हो ऐसे करके लगाया गया था। इस आंदोलन में ब्रिटिश राज को काफी आर्थिक हानि हुई थी, क्योंकि इस आंदोलन का सबसे मुख्य घटक क्या था? तो इस आंदोलन में ये लोग क्या कर रहे थे? सबसे ज्यादा क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों का मुख्य मकसद था धरना कर रहे थे। विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे, विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे। इस करके काफी ज्यादा समस्याएं हो रही थी। आंदोलन की वजह से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई थी। प्रभात फेरी रोज सुबह आयोजन किया जाता था। वानर सेना और मंजरी सेना नाम की 2 सेना भी बनाई गई थी। इनका मुख्य योगदान था। पत्र और पत्रिका, न्यूज़पेपर, मैगजीन के जरिए भी लोगों में राष्ट्रवाद के आंदोलन को खूब ज्यादा फूका जा रहा था और लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। हर सड़क, हर चौराहे, हर गली आ रहे थे, लोग निकल कर आ रहे थे और सड़क पर इकट्ठा हो रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग का आंदोलन काफी ज्यादा प्रभावित रहा। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित करना पड़ा, जो भारतीयों के लिए बहुत ही मुख्य माना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम इतना बढ़िया था कि जब हमारा संविधान बनाएगा ना, तो इस अधिनियम को सीधे तरीके से उठाकर और 1950 के संविधान में डाल दिया गया, क्योंकि इसमें कोई भी गलत बात नहीं कही गई थी। बहुत ही सही सारी की सारी बातें लगभग भारतीयों के हितों के लिए बनाई गई थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की समानता के आधार पर बातचीत शुरू की और इस आंदोलन के अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ में भारत के किसान, मजदूर सभी शामिल हो गए थे और पहली बार देश एक संगठित तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया था। तो ये हमारे आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में जानना चाहिए। तो एओह्यूम, ये हमारे एओह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन स्थापित करने की योजना बनाई। इसलिए 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक का प्रस्तावित हुआ, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये फैल गई। इसके वजह से बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज में इसकी बैठक 28 दिसंबर को हुई और यही इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कर दिया गया। यह कांग्रेस शब्द जो है उत्तर अमेरिका के इतिहास से लिया गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस के पहले मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये हैं हमारे WC बनर्जी, यही है, इन्होंने ही हमारे पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली मीटिंग में 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 72 लोग। और ये कांग्रेस की पहली मीटिंग है। आप यहाँ पर एओह्यूम को देख सकते हैं। ऐसे ही करके आपको सारे नेता यहाँ पर दिखाई दे देंगे। इसमें ज्यादातर राजे रजवाड़े थे और बहुत ही ज्यादा रईस लोग शामिल थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआत में रईसों की पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि इसी पार्टी के अंतर्गत सेना आंदोलन को पहली बार शुरू कराया गया था। अब अगली पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में कुछ मुस्लिम नवाब और जमींदार जनरल लॉर्ड मिंटो से मिलने गए। किससे मिलने गए? जनरल लॉर्ड
मिंटो से। उन्होंने मुसलमान के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए मांग की और शिमला में इस मंत्रिमंडल ने, इस प्रतिनिधियों ने मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से सीट रिजर्वेशन कराने की मांग की। यहीं पर लॉर्ड मिंटो ने इनको भड़का दिया और कहा कि आप जाइए, जाकर अलग संगठन बनाइए, हम आपकी सरकार बना देंगे। शिमला से लौटने के बाद एक केंद्रीय मुस्लिम संगठन बनाने का फैसला हुआ, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने इनको भड़का दिया था। लॉर्ड मिंटो ने इनको भड़का दिया था। इसीलिए दिसंबर 1906 को आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, वकार उल मुल्क, ये है आगा खान साहब, ये है नवाब सलीमुल्लाह और ये है वकार उल मुल्क, इन जैसे सम्राट मुसलमान नेताओं ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो थी कि मुसलमानों को सरकारी सुविधाओं में जगह दिलाना, न्यायाधीशों के पद पर जगह दिलाना, विधानसभा में इनको सीट दिलाना और काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों की रक्षा करना। तो इनका मुख्य मकसद क्या था? इनका मुख्य मकसद अपने संप्रदाय की रक्षा करना था। और ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। गांधी जी का कहना था कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां संप्रदाय पे कोई झगड़े ना हो रहे हो। तो इसीलिए ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1906 को तो मीटिंग हुई थी, लेकिन दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने कराई थी? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और वकार उल मुल्क ने। किन्होंने? यही 4 लोगों ने इसकी स्थापना कराई थी। जब मुस्लिमों ने अपने लिए अपनी अलग पार्टी बना ली, तो हिंदुओं ने भी मिलकर अपने लिए एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है। आज भी मौजूद है पार्टी। इसकी स्थापना 1925 में हुई। इसकी स्थापना में कांग्रेस के गरम दल के लोगों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को जगाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लिया। 1830 में राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित करके धर्म को सुधारने की कोशिश की थी। ये सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन 1875 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके वेदों की ओर लौटो नाम का नारा दिया, तो उस वक्त महाराष्ट्र उसी आंदोलन का नारा उठाकर हमारे बगले नेता जितने भी गौरव दल के नेता थे, उन्होंने इस युग में शामिल होने की कोशिश की। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जो मौजूद थे, उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने शुरू किए। इससे हिंदुओं में पुनर्जागरण की बात होगी। धर्म परिवर्तित होने पर लोगों को फिर से वापस हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन और हिंदू रक्षा आंदोलन जैसे टॉपिकों पर चर्चा होनी शुरू हो गई। उस समय भारतीय समाज एक धर्म मानने वाला समाज था, इसीलिए आम जनता को आसानी से समझाया जा सकता था। धार्मिक माध्यमों से किसी भी जनता को आसानी से समझाया जा सकता था। हिंदू धर्म की जितनी भी सभाएं होती थी, कुंभ मेले इत्यादियों के माध्यम से आयोजित की जाती थी। और इसीलिए 1909 में लाला लालचंद ने कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, बाद में भारतीय है। अभी नारा क्या है? पहले हर एक भारतीय पहले भारतीय है, फिर उसके बाद हिंदू है, मुसलमान है। पहले नारा था प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, उसके बाद भारतीय है। हिंदुओं के संगठित होने पर 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय, एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की और बनारस के BHU या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की थी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए AMU के जवाब के तौर पर बनाई गई थी। तो हमारे यहाँ पे सामने कौन कौन से 2 नेता हैं जिन्होंने हिंदू RSS में काफी योगदान दिया? तो एक है बाल गंगाधर तिलक, दूसरे हैं दयानंद सरस्वती। चलिए अब अगला